हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने अपनी जो 6th क्लास है उसके इतिहास की बुक के माध्यम से एनसीईआरटी को शुरू किया हुआ है। और एनसीईआरटी के अंदर हमारा 6th क्लास के अंदर ये आज अध्याय 9 हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अध्याय 9 जिसके अंदर है हमारा व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। यानी व्यापारी जो लोग आते थे वो, क्योंकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार करने के लिए लोग जाते थे, वहाँ वो राजा को किस प्रकार से गिफ्ट देते थे, या तीर्थयात्री जो आते थे एक प्रकार से राजदूत के तौर पर, तो वो घूम घूम कर वहाँ पर किस प्रकार के जो माहौल होता था, वहाँ का जो प्रशासन होता था, उसके बारे में जो रचनाएँ वगैरह रचते थे, उन सभी के बारे में आज हम उस ज़माने के विभिन्न प्रकार के जो तीर्थयात्री आए विभिन्न, उनके बारे में हम जानेंगे। तो आज हमारा डिस्कशन जो रहेगा वो रहेगा अध्याय 9। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में क्योंकि सभी जो चैप्टर हैं वो किसी न किसी एक छोटी सी कहानी के साथ, एक इंडिकेशन के साथ शुरू होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, बाजार में घूमती जगिनी ये लड़की है, बाजार में भ्रमण कर रही है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखती है। देखिए ये जो बाजार का सीन है उसको देखिए। जगिनी अपने गाँव के मेले की आस लगाए बैठी थी, यानी मेले के इंतज़ार में थी जगिनी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शोक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगिनी को हैरान होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी लोग थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाई जाती थी, और फिर उन्हें उन जगह पर बेचते थे जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती थी, जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट होती थी, ऐसी जगह पर इनको बेचा जाता था। तो व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारियाँ। तो देखिए, हमने ऊपर अभी जाना था व्यापार और किस प्रकार से लोग व्यापार के तरह ये जहाँ से कहाँ से वस्तुएं खरीदते हैं, जहाँ पर ये बनती हैं, और बेचते कहाँ पर है, जहाँ पर मेले वगैरह लगते हैं, या जहाँ पर हाट क्या होते हैं, जो वीकली सप्ताह में एक दिन जहाँ पर बाजार लगते हैं, ऐसे क्षेत्रों पर ये इन सामानों को बेचते हैं। और एक दिन होने के बाद वो अपने सामान को समेट करके वापस चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह पर जाते हैं। तो जैसा कि देखिए, अध्याय 8 में हमने क्या देखा था, उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप में क्या क्या आता है। देखिए, अपना भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इधर बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे जो हैं ये अपने इस उपमहाद्वीप के देश होते हैं। ये सारे अपने इस उपमहाद्वीप की परिस्थितियों के अंदर आते हैं। क्योंकि उपमहाद्वीप क्या होता है, जो 3 ओर जल से घिरा हुआ हो, ऐसे स्थल को क्या बोलते हैं, हम उपमहाद्वीप बोलते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे, यानी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ये कैसे पहुँचे होंगे ये सभी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें लेकर के अलग अलग जगहों पर बेचने के लिए जाते थे। तो अलग अलग स्थानों पर जाते थे, तो अलग अलग स्थानों पर ये पहुँचे। दक्षिण भारत सोने के लिए, मसालों के और ख़ास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था दक्षिण भारत। काली मिर्च के रोमन साम्राज्य में इतनी ज़्यादा मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी जाना जाता है। काले सोने के नाम से किसे जाना जाता है भाई, काली मिर्च को। काली मिर्च को, जिसको कि ब्लैक पेपर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक पेपर बोलते हैं, और इसको काले सोने के नाम से जाना जाता था, ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। रोम किसकी राजधानी, इटली की राजधानी रोम है, वहाँ पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ हमारा अच्छा व्यापार चलता था, हमारा खूब अच्छा खासा व्यापार चलता था रोम के लोगों के साथ। यहाँ पर देखिए, व्यापार से जुड़ी एक कविता दी हुई है। व्यापार से जुड़ी कविता देखिए क्या है। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। संगम कविता कहाँ, जो अपने तमिलनाडु वाला एरिया है, जो दक्षिण भारत का एरिया है, यहाँ पर देखिए नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लगाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। पुहार पत्तन ये आपके जो विशाखापट्टनम
का जो एरिया पड़ता है और इससे नीचे जो आपके चेन्नई, इनके बीच का जो एरिया, इसको पुहार पत्तन के नाम से जानते हैं भाई। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रतन और सोना, दक्षिण के पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्व सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात, ये सभी चीज़ें उस समय व्यापार की वस्तुएं हुआ करते थे। तो इन के अंदर किन किन वस्तुओं के बारे में डिस्कस किया गया है, उनकी हमें एक अलग सूची बनाइए। क्या बताया गया है? इनकी एक अब अलग सूची बनाइए। देखिए यहाँ पर व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोजे निकाले थे। अब इन्हें देखिए, जब व्यापारी लोग चलते हैं तो अलग अलग स्थानों की खोज कर डालते हैं। इसी वजह से भारत की खोज हुई कब? 1498 के अंदर भारत यहाँ पर वास्को डी गामा जो पुर्तगाली थे वो आए। ठीक उसी प्रकार से 1492 के अंदर 1492 के अंदर अमेरिका की खोज हुई थी, जो कि उस समय तक विश्व से काफ़ी कटा हुआ था, कोई लोग उसके बारे में नहीं जानते थे। तो व्यापारियों ने कई समुद्री रास्तों की खोज की थी। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे तो कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करके वे निकल जाते थे। नाविक जो हैं वो मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे, क्योंकि मानसूनी हवाएं जो तेज़ हवाएं चलती हैं, इससे समुद्री जहाज़ों को आगे बढ़ने में आसानी होती है। अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट, कौन से क्षेत्र? अफ्रीका जो अपना अफ्रीका महाद्वीप है, या अरब का कौन सा जो पूर्वी तट? अरब का पूर्वी तट किधर आ जाएगा? अरब का पूर्वी तट आ जाएगा अपने भारत से के साथ जुड़ा हुआ। इस महाद्वीप के उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। यानी अफ्रीका के लोग या तो अरब के इस तरफ या हमारे महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। अरब का क्या हो जाता है? पूर्वी तट हो जाता है, और हमारे उपमहाद्वीप का क्या हो जाता है? ये पश्चिमी तट हो जाता है। ये इस क्षेत्र में पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना ये लोग पसंद करते थे। जैसे जैसे दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें आती थी, तो इनके जो है व्यापार करने का तरीका, या इनके व्यापारी बेड़े जो होते हैं, जो काफिले होते हैं, वो जो हैं काफ़ी एक्टिव हो जाते थे, चुस्त हो जाते थे, अपनी क्रियाओं में सक्रिय हो जाते थे। तो इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण करना भी उस समय काफ़ी चुनौती भरा काम था इन लोगों के लिए। तो मजबूत जहाज़ बनाए जाते थे ताकि ये जो झंझावात आते हैं, जो चक्रवात आते हैं, साइक्लोन्स जो समुद्रों में उठते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनको झेल सकें। अब देखिए आगे क्या है अपना समुद्री तटों से लगे राज्य। देखिए इनका सबसे ज़्यादा व्यापार किन लोगों के साथ हुआ होगा। यहाँ पर समझने की बात है कि जो समुद्र तट के आसपास जो क्षेत्र थे, वो उन क्षेत्रों में व्यापार ज़्यादा फला फूला। क्यों? क्योंकि यहाँ से बंदरगाह विकसित हुई, और बंदरगाहों के विकसित होने से सामान को यहाँ पर आसानी से लाया और ले जाया जा सकता था। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। कौन से भाग में? दक्षिणी भाग के अंदर। अपना पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग जो है, पश्चिमी तट जो है, ये बंदरगाहों के लिए काफ़ी उपयुक्त जगह है। इनमें बहुत से पहाड़ हैं, पठार और नदियों के मैदान हैं। नदियों के मैदान इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ माना जाता है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति इकट्ठी हो गई थी। संगम कविताओं में मोएनदार की चर्चा मिलती है। मोएनदार ये जो समय के चर्चित शासकों में से एक, यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। मोएनदार का मतलब क्या होता है? तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया गया था भाई। मोएनदार का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तीन शासक परिवारों के लिए। ये तीन परिवार, शासक परिवार कौन थे भाई? जो कि दक्षिण भारत के चोल, चेर और पांड्य मुखियाओं के लिए किया गया। वो कौन कौन से थे भाई? चोल, चेर और पांड्य। इन तीन राजवंशों के लिए इसका मोएनदार का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो करीबन 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इनके दो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे सत्ता के। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता के केंद्र थे, दो दो। इनमें क्या था? इनमें से एक तटीय हिस्से में होता था और दूसरा अंदरूनी हिस्से में होता था। जो तटीय हिस्से होते थे वहाँ से व्यापार को नियंत्रित किया जाता था, और जो केंद्रीय हिस्से होते थे वहाँ से प्रशासन को नियंत्रित किया जाता था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक चोलों का पत्तन था पुहार, जिसको कि कावेरीपट्टनम भी कहा जाता है। पुहार को क्या बोला जाता है? कावेरीपट्टनम, या कावेरीपट्टनम जो कावेरी नदी का मुहाना है वहाँ पर। दूसरा, पांडवों की राजधानी हुआ करती थी मदुरई। पांडवों की राजधानी क्या होती थी? मदुरई।
ये मदुरई कहाँ पर है? ये मदुरई, जैसे आप मैसूर के पास जाते हैं तो मैसूर से थोड़ा नीचे की तरफ जाते हैं और चेन्नई के पश्चिमी साइड में चले जाते हैं तो वहाँ पर आपका मदुरई क्षेत्र पड़ता है। तो मदुरई जो है पांड्यों की राजधानी हुआ करती थी और चोलों का होता था कावेरी पट्टनम या पुहार, ये प्रमुख क्षेत्र थे। ये मुख्य लोगों से क्या करते थे? नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग किया करते थे। यानी नियमित कर न लेकर के ये लोगों से क्या लेते थे? उपहार लिया करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल लिया करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े पहनने के लिए दिया करते थे। तो उस समय का देखिए, इस सब के बाद लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत यानी अपना आज का जो अफगानिस्तान वाला एरिया है, इधर में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। सातवाहन किधर बढ़ा था? जो अपना गुजरात वाला जो एरिया है, ये गुजरात से ऊपर वाला एरिया, इसको सातवाहन वंश बोलते हैं। यहाँ पे सातवाहनों का प्रभाव बढ़ गया और सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था, शक्तिशाली शासक, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। यानी उनकी माता का नाम क्या था? गौतमी बालश्री। गौतमी बालश्री जो थी उनकी माता थी, उन्होंने दान में एक अभिलेख दिया था और ये एक अभिलेख से हमें पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गए यहाँ पर आपको। दक्षिणापथ के स्वामी किनको बोला जाता है? दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन शासकों को बोला जाता है दक्षिणापथ के स्वामी। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो दक्षिण की ओर जो रास्ता जाता है, यानी उत्तर से जो दक्षिण की तरफ रास्ता जाएगा, उस रास्ते पर जो वंश होता है उसका शासकों को बोला गया दक्षिणापथ के स्वामी, दक्षिणापथ स्वामी। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। वैसे नौसेना का अगर जो देखा जाए तो चोल जो शासक हुए हैं, राजेंद्र प्रथम, इनकी जो नौसेना थी वो सबसे प्रभावशाली थी, सबसे प्रमुख सेना मानी जाती थी। अब देखिए रेशम की कहानी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रेशम की कहानी क्या थी? कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि रेशम के कपड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर फिर सूत और कताई होती है उसकी, और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। यानी एक ये लंबी प्रक्रिया है रेशम को बनाने की। रेशम बनाने की जो तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस में हुआ था? चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले आविष्कार किस में हुआ था भाई? चीन के अंदर हुआ था। और ये तकरीबन कितने वर्ष पहले? लगभग 7000 वर्ष पहले। तो 7000 वर्ष पहले को यदि हम माने 5000 ईस्वी पूर्व हम इसको बोल सकते हैं। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छिपा करके रखा था। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी लेकर जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग जाते थे, व्यापार करते थे, यात्रा करते थे, उस मार्ग को रेशम मार्ग का नाम दिया गया। वही मार्ग किससे से प्रसिद्ध हो गया? रेशम के मार्ग से प्रसिद्ध हो गया भाई। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया था। किन लोगों के पास बना भाई? रोम के लोगों में। रोम के लोगों के अंदर रेशमी कपड़े पहनने का एक जुनून पैदा हो गया था, जिसकी वजह से ये किधर फैल गया? आपके यूरोप के अंदर फैल गया। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर के गुजरना पड़ता था। यहाँ कभी कभी क्या होते थे, जो डाकू लोग थे, जो रास्ते में जो लुटेरे होते हैं, वो इनको लूट भी लेते थे।
और रास्ते के आसपास रहने वाले लोग इन लोग व्यापारियों से तरह तरह के शुल्क भी मांगते थे, वसूलते थे। मानचित्र 6 के अंदर जो पेज नंबर 76-77 के है उसको देखिए। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। यहाँ पर अब यह बात समझने की है कि कुछ शासक लोग इस पर नियंत्रण क्यों स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि जब व्यापारी लोग यहाँ से गुजरते थे तो वो उनसे टैक्स वसूलते थे। यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें टैक्स मिलता था, शुल्क तथा तोहफे मिलते थे, इनसे उनको लाभ मिलता था। इसके बदले में ये यहाँ के शासक लोग क्या करते थे, शासक लोग इन लोगों के ये जो व्यापारी होते थे इनको अपने रास्ते से गुजरने देते थे और उस गुजरते समय वहाँ पर जो लुटेरे होते थे, जो डाकू होते थे, उनसे जो सुरक्षा का जो वचन ये देते थे, उनकी सुरक्षा ये करते थे। जो सिल्क रूट था, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कुषाण लोग थे। सबसे प्रसिद्ध शासक कौन रहे? कुषाण शासक रहे वे। कुषाण वंश के शासकों ने सिल्क रूट पर रेशमी मार्ग पर सबसे ज़्यादा वर्षों तक अपना क्या रखा? कब्जा रखा था। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन चलता था। किनका? कुषाणों का। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र हुआ करते थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। इनके शासनकाल में ही सिल्क जो रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के जो पत्तन थे वहाँ तक जाती थी। मुहाने के पत्ते यानी अपना जो सुतकांगी डोर है बलूचिस्तान तक जाते थे। फिर यहाँ से जहाज़ों के द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में भी कुषाण शासक थे। यानी यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन गया आपका कि भारत के अंदर सबसे पहले सिक्के, सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? तो कुषाण शासक। कुषाण शासकों ने यहाँ पर सोने के सिक्के जारी किए थे। जैसे इस सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। कौन? इन सिक्कों का उपयोग करते थे। यहाँ पर सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता था? क्योंकि इनको कभी रेगिस्तानों से तो कभी पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरना पड़ता था, इसलिए यहाँ पर गाड़ियों का जो प्रभाव नहीं हो पाता था। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार। कनिष्क जो था, इसके शासनकाल के अंदर जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। बुद्ध चरित्र के जो रचनाकार हैं अशोक घोष, वो उन्हीं के दरबार में रहते थे। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एन्जॉय योर लाइफ, स्टे एट होम, स्टे सेफ।